एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करें या नहीं। एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ देखने के बाद यही लगता है कि अब ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है और यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर अभी आपने सही डिसीजन नहीं लिया अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, दिन आपका एक साल और वेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमें सीजीएल 2025 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बार 24 में क्या कट ऑफ रही है, सीजीएल 2024 में कट ऑफ क्या रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं PASA, ठीक है, PASA जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है दोस्तों, 335। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की 335 गई है, ओबीसी की 334 गई है, ईडब्ल्यूएस की 333 गई है, एससी कैटेगरी के लिए 320 गई है और एसटी के लिए 306 गई है। तो इस बार कट ऑफ इतना हाई चला गया है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है किसी को भी पता नहीं चल रहा है। अभी जब मार्क्स रिलीज़ होंगे, आंसर की रिलीज़ हो कितना नॉर्मलाइजेशन किसको किसको मिला है, तभी कुछ फाइनल क्लियर हो पाएगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि ऐसा कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं, जिनसे भी बात हो रही है वो बता रहे हैं कि 307 310 वालों का सिलेक्शन हो गया है, 311 वालों का सिलेक्शन हो गया है और अच्छी पोस्ट मिल रही है। एंड जो 320 325 328 थे उनका नहीं हो रहा है, उनका नहीं हुआ है। और जो कट ऑफ रहती है हमारी टैक्स असिस्टेंट CBDT, टैक्स असिस्टेंट CBIC की, उसकी कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 341 गई है, 341 और 340 की अप्रॉक्स, एंड ओबीसी की गई है 340 के अप्रॉक्स एंड 338 और भी कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार कट ऑफ इतनी हाई चली गई है कि अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा सीजीएल की तैयारी करें या नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही राइट टाइम है। क्योंकि अगर अभी आपने राइट डिसीजन नहीं लिया देन आप आगे के ईयर्स भी वेस्ट होते चले जाएंगे। और वो पोस्ट भी देखते हैं जिसका एसएससी में काफ़ी क्रेज रहता है। एसओ इन एमईए उसकी गई है जनरल कैटेगरी की 362 एंड ईडब्ल्यूएस में 360 एंड ओबीसी की 359.56। तो आई थिंक ये जिनका भी ये जॉब एसओ इन एमईए जिनका सपना था वो सपना ही रहेगा अब। एंड एक्साइज इंस्पेक्टर का भी काफ़ी क्रेज रहता है एसएससी सीजीएल में। इसकी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की 348 एंड ईडब्ल्यूएस की गई है 344 344 एंड ओबीसी की गई है 343। एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसका भी काफ़ी क्रेज रहता है। इसकी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की 357, ईडब्ल्यूएस की 350, ओबीसी कैटेगरी की 352 352, एससी कैटेगरी की 338 एंड एसटी कैटेगरी की 329। तो जहाँ एसटी कैटेगरी 300 पार भी नहीं हो पाती थी, इस बार उसकी 306 से प्लस गई है। जो मिनिमम पोस्ट की पीएसए की थी, जो एसटी कैटेगरी 300 के प्लस भी नहीं आती थी, आज वो भी 306 से स्टार्ट हो रही है, वो भी मिनिमम पोस्ट। तो आप लोग समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या हो गया है और क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एसएससी क्या कर रहा है। ये तो अभी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जितना भी पता चल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो जैसा कि पहले हमारा एज फैक्टर आ जाता है कि आपकी एज क्या है। जैसे कई लोग अपने बॉर्डर एज में हैं, लाइक जैसे कुछ लोगों की एज 28 29 30 के अराउंड हो जाती है, तो वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको क्या सोलली सीजीएल पर ही डिपेंड रहना चाहिए, क्या उनको सिर्फ सीजीएल पर ही डिपेंड रहना चाहिए, सीजीएल पर एक तरफा डिपेंड ना रहें। सीजीएल के साथ और भी कई सारे एग्जाम्स आते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं। आप जिस भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट स्टेट एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी करके है, तो कई सारे स्टेट एग्जाम्स करवाती है। लेखपाल की भर्तियाँ आती हैं, जूनियर असिस्टेंट की आती हैं, यूपी पुलिस की आती हैं, हाई कोर्ट्स की वैकेंसी आती हैं। तो इसी तरह हर स्टेट्स में वैकेंसी आती रहती है। तो साथ में उसको भी देखते चलें। एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी जिन लोगों ने फॉर्म भरा, तो एनटीपीसी पर भी अच्छा फोकस करें, उसको भी इक्वल प्रायोरिटी दें। क्योंकि एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है, अच्छी रेपुटेशन है। इवन मैं कहूँगा एनटीपीसी को सीजीएल से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और एसएससी सीजीएल के अलावा और भी एग्जाम है, एसएससी स्टेनो में स्किल टेस्ट मांगते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कंपटीशन अभी कम है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में उसमें भी कंपटीशन हाई हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी भीड़ होगी वो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होगी। और जिन लोगों की एज कम है, जिनको लगता है कि अभी हम 22-23 साल के हैं, 25 साल के हैं और उनके पास अभी टाइम है, फैमिली से इतना प्रेशर नहीं है, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो 27-28 या 29 साल के हो गए हैं और उनकी प्रिपरेशन चल रही है उनको सीजीएल बिल्कुल ही छोड़ देना, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मॉक देते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, लेकिन सोलली उस पर डिपेंड ना रहें। एक लगता है कि सीजीएल ही करना है और कोई नहीं चाहिए, तो इस तरह बिल्कुल मत करें, अपने लाइफ के साथ मत खेलें। अगर आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक जॉब सिक्योर कर लें पहले। सेकंड आ जाता है व्हाट इज़ योर करंट लेवल। तो आपका अभी करंट लेवल क्या है, लाइक आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं एग्जाम कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में अपने, उसको आप एक जेन्युइन एग्जामिनेशन करिए उसका कि आप कहाँ पर हैं, आपका नंबर स्कोर क्या रहा है, जेन्युइन स्कोर क्या आ रहा है, विदाउट एनी चीटिंग और विदाउट एनी हेल्प। आपका जेन्युइन स्कोर या रियल एग्जामिनेशन स्कोर क्या आ रहा है, क्या आप उसको 1-2 साल में इम्प्रूव कर सकते हैं।
और उसको कहाँ तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीजीएल की टेंटेटिव डेट जून जुलाई में है, तो क्या आप जून जुलाई तक अपने मार्क्स को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या आप कट ऑफ को बॉर्डर एरिया से पार कर रहे हैं या 8 से 10 प्लस नंबर से क्लियर कर रहे हैं अपनी कट ऑफ को। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्री का ही लेवल मेंस डिसाइड करता है। आपका प्री में स्कोर क्या रहा है वही मेंस डिसाइड करता है। अगर आप बॉर्डर से पास हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं मेहनत मेंस के लिए और मेहनत कर लूँगा और अच्छा नंबर ले आऊँगा और काफ़ी इंप्रूव कर लूँगा, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपनी स्टडी का, अपनी प्रिपरेशन का जेन्युइन एग्जामिनेशन करें। आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका कितना इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को एग्जामिन करें। एंड नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे कुछ लोगों के फैमिली बैकग्राउंड होता है कि सब बिजनेस में ही है, कोई भी जॉब में नहीं है, तो फैमिली इस तरह की है, वो प्रेशर करती हैं कि नहीं एक जॉब में हो जाए या तो काफ़ी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि सब लोग, और कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है जो सब जॉब प्रोफाइल में होते हैं, सब लोग किसी न किसी रिस्पेक्टेड पोस्ट में है, किसी के मामा का लड़का है, किसी के मौसी लड़का, किसी के पापा हैं, या अपनी फैमिली में सारे मेंबर्स जॉब प्रोफाइल में है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है कि सभी लोग को जॉब में है, मुझे नहीं मिल रही है, या ये है, एज भी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं तो यह सजेस्ट करूँगा कि अदर एग्जाम्स पर भी फोकस करें, बिल्कुल भी सीजीएल के ऊपर एकलौता डिपेंड होकर ना बैठें। हो सकता है कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग इसको नापसंद करें, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी तो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी। लाइक आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आपका एज फैक्टर कम है, तो आप प्रिपरेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप काफ़ी प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर भी है एंड फैमिली का भी प्रेशर भी है और एज भी फैक्टर हो रही है, तो समझदारी इसी में है कि जल्दी से जल्दी कोई एक भी जॉब सिक्योर कर ली जाए और उसके बाद अपने जो भी आपके ड्रीम जॉब है उसके लिए फोकस रहें या उसके लिए फोकस किया जाए। इवन बहुत सारे लोग तो अपने प्रिपरेशन के दौरान ही कोचिंग्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि आपका वीकर सेक्शन क्या है, लाइक आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन कौन से चैप्टर्स वीक हैं और उसका एग्ज़ाम में कितना रोल है, वो सेक्शन एग्ज़ाम में कितना रोल प्ले कर रहा है। अगर वो एग्ज़ाम में मेजर रोल प्ले कर रहा है देन आपको उस पर वर्क ज़रूर करना चाहिए, उस पर एडवाइस लेनी चाहिए। जो भी आपके आसपास हैं, जो भी यूट्यूब पर टीचर्स और गाइड अवेलेबल हैं, एंड फिर भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ दूसरे एग्जामिनेशन या दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ, दूसरी वैकेंसी की तरफ ज़रूर शिफ्ट करें। एंड एसएससी में अब लक फैक्टर का बहुत ही बड़ा रोल होगा, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जीएस और वो सब ऐड कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए कि जिसके 307 नंबर है उसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसके 320, 325, 328 नंबर आ रहे हैं ये उसका नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी लक बेस फैक्टर हो गया है कि जिसको नॉमिनेशन मिल गया उसका हो गया, जिसको नॉमिनेशन नहीं मिला उसका नहीं हुआ। या किसी के मान लीजिए, अगर मान लीजिए 300 से कम भी आ गया, 290, 298, 299 इस तरह से नंबर आ गया, तो क्या उसने कम मेहनत की है। ये हमारा एग्ज़ाम जो है एक ही डे पर ओरिएंट हो गया है पूरा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले प्री के मार्क्स जुड़ते थे, फिर मेंस के जुड़ते थे, फिर एसे के मार्क्स जुड़ते थे। तो इस तरह से हमारा जो एक एवरेज निकल के आता था वो आपका टोटल ओवरऑल वैल्यू करता था। अभी क्या हो गया है, अभी सिर्फ आपका जो पूरा एक साल का करियर है या आपका जो जितना भी अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, 3 साल, 2 साल, 4 साल, वो सिर्फ एक दिन पर ही डिपेंड करता है। और किसी का एक दिन वो कैसा जाता है वो आपके लक पर डिपेंड करता है। तैयारी अपनी तरफ से सभी लोग पूरी करते हैं, जी जान लगा कर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन आपका कैसा जाता है, वो 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। कि मॉक में तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे, कभी कभी दिन ख़राब भी होता है, लक नहीं अच्छा होता तो मॉक में भी स्कोर ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह एग्ज़ाम में भी है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर भी होता है, डर भी होता है, और जो सिचुएशन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एंड अभी के टाइम में तो मान लीजिए ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ रहे हैं सब, क्योंकि सब कुछ सारे टीचर्स ऑनलाइन अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फिर भी आप कितना याद कर पा रहे हैं, कितना आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन के डे पर उसको कितना रिवाइव कर पा रहे हैं, एट द क्वेश्चन देखने के बाद एट द इंस्टेंट आप उसको कितनी स्पीड से या सही तरीके से रिवाइंड कर पा रहे हैं या नहीं, यही डिपेंड करता है। और जो कि मुश्किल से ही 10% लोग इतना कर पाते हैं, क्योंकि उनको सारा याद होता है, इतना प्रैक्टिस हो चुका होता है कि वो क्वेश्चन देखते ही सही डिसीजन ले पाते हैं। तो राइट डिसीजन मेकिंग एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट, जब आप क्वेश्चन देखते हैं, ये 10% लोग ही कर पाते हैं और वही जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, एंड आप क्या करेंगे, क्या आप सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट जारी रखेंगे या साथ में स्टेट एग्जाम्स को भी जारी रखेंगे, या आप सीजीएल बिल्कुल ही छोड़ देंगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आपका स्कोर कितना रहा है, आपके आसपास के फ्रेंड्स का स्कोर कितना रहा है, जितने भी आपके जाने वाले हैं, प्लीज़ उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें, वो भी अपना कमेंट स्कोर करके बताएं किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, जरूर कमेंट करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन।